नमस्कार दोस्तों। सीटीईटी 2026 इस मिशन में मैं डॉक्टर जयश्री आपके लिए लेकर आई हूँ सीटीईटी दिसंबर 24 पेपर सेकंड सेट डी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इस बात पर 30 पीवाईक्यूज हम स्टडी करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं एक्सप्लेन करूंगी। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, Child Development and Pedagogy. Question first. Which of these statements would advocate progressive education agree with? Progressive education यानी प्रगतिशील शिक्षा। इसका मतलब है प्रोग्रेसिव एजुकेशन इनमें से कौन से स्टेटमेंट से सहमत है, एग्री है? फर्स्ट स्टेटमेंट, children are distinct life stage that hold importance because what they would become as adult rather than what they are as children. गलत है। Children are naturally good and society corrupts them. ये भी गलत है। Children are naturally uncivilized. Socialization is necessary to make them moral human beings. ये भी गलत है। Children are born in a social, cultural, and economic context, and this background influences their development. बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। दिस इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। Changes in emotion, self-perception, and interpersonal relationships with family, peers, and friends are studied under dash dash domain of development. मतलब है हमारे इमोशंस, सेल्फ परसेप्शन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर्स, पीयर्स एंड फ्रेंड्स, इनमें से कौन से डोमेन में आता है? साइकोसोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक। सो साइकोसोशल डोमेन इस डोमेन में आता है। द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, skills, and personality traits that culture considers appropriate for specific gender are referred as dash dash and are dash dash. मतलब है बिहेवियर, हमारा इंटरेस्ट, हमारा एटीट्यूड, स्किल, पर्सनैलिटी ट्रेट यानी व्यक्तित्व लक्षण स्पेसिफिक जेंडर में आते हैं। इसे कौन डिफाइन करता है और कौन कौन डिफाइन करता है कि कौन से लक्षण कौन से जेंडर में आता है? फर्स्ट स्टेटमेंट, जेंडर आइडेंटिटी जेनेटिकली डिटरमाइन। दिस इज रॉन्ग। जेंडर आइडेंटिटी एंड जेनेटिकली डिटरमाइन तो नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन, जेंडर रोल्स कल्चरली डिफाइंड। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे कल्चर के हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल और पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ये स्पेसिफिक जेंडर के लिए होते हैं। इसका मतलब दीज आर कॉल्ड जेंडर रोल्स एंड इट इज डिफाइंड एंड डिसाइडेड बाय आवर culture. So second is the correct option. Fourth, assertion A, in an inclusive classroom, all curriculum adaptations should be directed to lower the educational standards of special children. अभिकथन ए क्या कहता है? इन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा में जो भी करिकुलम होता है वो जो भी विशेष बच्चे हैं, स्पेशल चिल्ड्रन, उनके लिए एडाप्ट होना चाहिए, उनके लिए उसमें एडाप्टेशंस होना चाहिए। रीजन क्या है? स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। विशेष बच्चे जो है उन्हें मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा की कक्षा में सीखने का पोटेंशियल नहीं होता। ये तो रॉन्ग है। इसका मतलब assertion A is true and R is false.
Fourth is the correct option. As per Jean Piaget's theory of cognitive development, Jean Piaget's cognitive development theory के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Previous knowledge doesn't play any role. This is wrong. Previous knowledge play an important role in cognitive development. Biological factors such as maturation don't play any role. This is also wrong. Maturation also plays an important role. Third option, learning experiences depend on children's current level of cognitive functioning. ये सही है. बच्चों की जो भी सीखने का अनुभव है वो उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का करंट लेवल है उस पर निर्भर होता है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड वन. लेव वाइगोट्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज. लेव वाइगोट्स्की के व्यू से कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? इफेक्टिव एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट प्रोसेस. सही है, मगर उनके व्यू से कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कोलैबोरेटिव प्रोसेस. सेकेंड वन, लेव वाइगोट्स्की ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में कोलैबोरेटिव प्रोसेस को फोकस किया हुआ है. कोलैबोरेटिव प्रोसेस यानी सहयोगात्मक प्रक्रिया, सहयोगी अध्ययन. बच्चे एक दूसरे को अध्ययन करने के लिए सहाय करते हैं, सहयोग करते हैं, इसलिए इसे कोलैबोरेटिव प्रोसेस कहा जाता है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. While proposing the relationship between language and thinking process, Lev Vygotsky conceptualized language as an. लेव वाइगोट्स्की ने अपने थ्योरी में लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है. उनके हिसाब से लैंग्वेज इज द इंपॉर्टेंट टूल टू फैसिलिटेट कॉग्निशन इन डिफरेंट वेज. अगर बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उनका बुद्धि का विकास करना है, बुद्धि को विकसित करना है, तो भाषा का यूज करना चाहिए. इसलिए सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट कॉग्निशन इन मल्टीपल वे. भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन. इसका मतलब बच्चों का जो भी गोल है वो गोल अचीव करने के लिए वो परफॉर्म करते हैं. कौन सा स्टेटमेंट परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन के बारे में बताता है? कौन सा एग्जाम्पल? स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू फर्दर हर ओन ग्रोथ. दिस इज ऑल्सो गोल, बट इट इज वेरी लॉन्ग टर्म गोल. A student studies hard to achieve deep understanding of a topic. So for different topics, there may be different goals. Third, a student studies hard to get good grade and be better than others. This is the correct option. बच्चे अच्छी ग्रेड मिलने के लिए पढ़ाई करते हैं, अपना गोल रखते हैं और बाकी बच्चों से बेहतर बनाना अपना गोल रखते हैं. So this is the correct option. Third one. Following Lev Vygotsky's ideas, a teacher should. लेव वाइगोट्स्की की आइडिया फॉलो करने के लिए टीचर ने क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विथ हर स्टूडेंट्स. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. टीचर शुड प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक अध्ययन. लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत का पालन करने के लिए टीचर को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए, यानी रेसिप्रोकल टीचिंग का यूज करना चाहिए. रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है? रेसिप्रोकल टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट, शिक्षक और बच्चे अपना रोल इंटरचेंज करते हैं. कभी शिक्षक पढ़ते हैं, कभी बच्चे पढ़ते हैं. कभी शिक्षक क्वेश्चन पूछते हैं, कभी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं. Which of the following are effective strategies to teach new concept? अगर टीचर को क्लास में नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो उन्हें क्लास में कौन से स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए? फर्स्ट वन इज प्रेजेंटिंग एग्जांपल्स. ये तो यूज करना चाहिए. जो भी कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं उसके बारे में एग्जांपल्स प्रस्तुत करने चाहिए. प्रेजेंटिंग नॉन एग्जांपल्स, ये भी सही है. टॉपिक के संदर्भ में जो भी नॉन एग्जाम्पल्स है वो भी प्रस्तुत करने चाहिए.
क्योंकि अगर नॉन एग्जाम्पल्स भी प्रस्तुत किए तो बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट की बाउंड्री है, जो भी लिमिटेशन है, वो समझ में आएगा। प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमंग द अमंग्स कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स में जो भी बाकी टर्म्स है, उन टर्म्स का जो भी इंटर रिलेशनशिप है, उस पर विचार प्रक्रिया विकसित करने के लिए बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। गिविंग डेफिनेशन एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रूट मेमोराइज, ये तो गलत होगा। बच्चों को समझ में आना चाहिए, रूट मेमोराइज तो बाद में करेंगे। इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीन स्ट्रैटेजीज टीचर को यूज करनी चाहिए नया कंसेप्ट बच्चों के सामने रखने के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स, अभी अभी ये क्वेश्चन हमने यहां पढ़ा है। फॉलोइंग लेव वाइगोट्स्कीज आइडियाज टीचर शुड प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग, लेव वाइगोट्स्की की आइडिया का पालन करने के लिए टीचर ने रेसिप्रोकल टीचिंग का यूज करना चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि रेसिप्रोकल टीचिंग में शिक्षक और बच्चे अपना रोल इंटरचेंज करते हैं। यहाँ सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स, रेसिप्रोकल टीचिंग, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। Fiza analyzes that she has more problems in learning topic X than in learning topic Z because she is interested in topic Z and she is paying focused attention to it. Which of the following construct describes Fiza's ability to analyze her thinking? फिजा ने अपना जो अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसे एनालाइज किया है। किस तरह एनालाइज किया है? वो कहती है कि उसे एक्स टॉपिक पढ़ने में दिक्कत है, मगर जेड टॉपिक पढ़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेड टॉपिक में उसे इंटरेस्ट है और वो अपना अटेंशन फोकस कर पाती है। ये जो उसकी एबिलिटी है खुद का लर्निंग प्रोसेस एनालाइज करने की, ये एबिलिटी इनमें से कौन से कंस्ट्रक्ट में आती है? कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, मेटाकॉग्निशन, मेमोरी, कॉग्निशन। तो ये जो उसकी एबिलिटी है ये मेटाकॉग्निशन में आती है। मेटाकॉग्निशन मीन्स लर्नर्स एबिलिटी टू एनालाइज हिमसेल्फ, वो क्या अच्छा करता है, क्या नहीं कर पाता, क्या करने में उसे दिक्कत होती है, क्या अच्छी तरह से कर सकता है। ये जो लर्नर की खुद को एनालाइज करने की एबिलिटी है वो मेटाकॉग्निशन डिफाइन करता है। अभी सेकंड, हवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोजेस दैट, हवर्ड गार्डनर ने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रस्तुत की है जिसमें 8 प्रकार की डिफरेंट इंटेलिजेंस है। तो कौन सा स्टेटमेंट इस मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में हमें सही बताता है? इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रेडिक्ट एकेडमिक सक्सेस, मे और मे नॉट बी, करेगा भी और नहीं भी करेगा। सेकेंड, इंटेलिजेंस चेंज ओवर टाइम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बुद्धि समय के साथ बदलती है, समय के साथ बच्चा ग्रो होता है, समय के साथ वो बहुत अधिक पढ़ाई करता है, समय के साथ उसे ज्ञान मिल जाता है, समय के साथ उसे गाइडेंस मिल जाता है, इसलिए उसका जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो बुद्धि है वो अधिक विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है। इसलिए इंटेलिजेंस चेंज ओवर द टाइम। Which, while there exists a possibility of intragroup individual differences, yet most students with autism, there is possibility of intragroup individual differences, but there are many students who are suffering from autism. Autism is neurodevelopmental condition. ऑटिज्म में क्या होता है? ऑटिज्म में बच्चों को सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत होती है, सोसाइटी में कम्युनिकेशन करने के लिए दिक्कत होती है, सोसाइटी में वो खुद को मिक्स नहीं कर पाते, उनका जो भी डेली रूटीन या उनकी जो दिनचर्या होती है वो डेली रूटीन का लिमिटेशन क्रॉस नहीं कर पाते, बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाते। तो ऑटिज्म के संबंध में यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही है? परफॉर्म सुपेरियर स्किल्स ऑफ इमेजिनेटिव प्ले, ये नहीं है। अक्वायर्ड एडवांस सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, ये भी नहीं है। डेमोन्स्ट्रेट एडवांस कम्युनिकेशन स्किल वो कर ही नहीं पाते। फोर्थ ऑप्शन, एक्सप्रेस
strict adherence to routine or steps. This is the correct option. ऑटिज्म के जो बच्चे हैं वो अपना जो डेली रूटीन होता है, जो दिनचर्या होती है, उसे स्ट्रिक्ट स्टिके रहते हैं, वो उसका उनका जो रूटीन है वो ब्रेक नहीं कर पाते. सो इसलिए फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. Assertion A, अभिकथन. Creating an environment of fear and stress keeps students on their toes and facilitate meaningful learning. Assertion A हमें बताता है कि अगर कक्षा में फियर और स्ट्रेस का एनवायरनमेंट क्रिएट किया तो बच्चों का लर्निंग अच्छी तरह से होता है. ये तो रॉन्ग है, गलत है. इसलिए assertion A is false. Reason, learning is governed by extrinsic factors. एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी क्या? बाहरी जो फैक्टर्स है, बाहर के जो बाहरी प्रेरणा, बाहर के फैक्टर्स. और रीजन ये बताता है कि जो भी लर्निंग है, लर्निंग बाहरी फैक्टर से होती है. ये भी गलत है, लर्निंग बाहरी फैक्टर से नहीं होती, लर्निंग हमारे अंदर जो फैक्टर्स है उनसे होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर से होती है. सो दोनों स्टेटमेंट गलत है. फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन. An example of class inclusion. समावेश कक्षा का एग्जाम्पल. असर्शन ए क्या बताता है हमें? लोकेश हैज ट्रबल विथ क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट दिल्ली एज अ सबसेट ऑफ अनदर कॉन्सेप्ट इंडिया. लोकेश को क्या प्रॉब्लम है? लोकेश को ये ट्रबल है कि वो दिल्ली इंडिया का पार्ट है ये क्लासिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि उसे परस्यू हुआ ही नहीं है, उसे समझ में नहीं आया है. रीजन क्या है? अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस अफेक्ट मेमोरी. दिस इज राइट. इमोशंस ऑलवेज अफेक्ट मेमोरी. लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग. लर्निंग आगे जाकर कौन से लर्निंग में बदल जाती है? सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग. लर्नर कैन रेगुलेट हिज ओन लर्निंग. तो इनमें से जो भी है असर्शन ए इज करेक्ट. लोकेश को दिक्कत है क्लासिफिकेशन करने के लिए, मगर आर आर तो फॉल्स है. आर क्या बताता है कि इमोशंस अफेक्ट मेमोरी, लर्निंग लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग. इसका ये जो लोकेश का ट्रबल है इसमें इससे कोई संबंध है नहीं. सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following statement aptly describes the purpose of diagnostic assessment? डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी नैदानिक आकलन. डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्यों किया जाता है? बच्चों को कौन सा टॉपिक समझ में आया, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, समझने में कौन सी दिक्कत है, कहाँ उन्हें एडिशनल सपोर्ट चाहिए, ये समझने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट अरेंज की जाती है. हमारा ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर स्टूडेंट्स में नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है. सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. 10-year-old Kakuli is struggling with difficult maths problem. What can her teacher to do to enhance her own problem solving skill? 10 ईयर काकुली को मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत है. उसके टीचर को उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, गिव सिवियर पनिशमेंट. पनिशमेंट से तो नहीं होगा, ये गलत है. गिव अर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. सॉल्यूशन देकर भी उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं होगा, ये भी गलत है. टेल हर टू स्किप प्रॉब्लम. प्रॉब्लम स्किप करना ये तो सॉल्यूशन नहीं है, ये भी गलत है. एनकरेज हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड. ये सही है. उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रयास करने के लिए एनकरेज करना चाहिए. एंड ऑफर स्कैफोल्डिंग, उसे उसका आत्मबल बढ़ाने के लिए उसे अगर जरूरत है तो मदद करनी चाहिए. स्कैफोल्डिंग इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन लेव वाइगॉट्स्कीज थ्योरी.
स्कैफोल्डिंग यानी बच्चे जब भी पढ़ाई करते हैं तो बच्चों को अगर मदद चाहिए होती है तो उन्हें मदद करनी चाहिए, जब भी वो सीख लेते हैं तो मदद निकाल लेनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। Jean Piaget perceives dash dash to be dash dash. Lev Vygotsky believes dash dash to be dash dash. जब भी हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो यहाँ प्राइवेट स्पीच एंड इगोसेंट्रिक स्पीच दोनों स्पीच आ जाते हैं। प्राइवेट स्पीच और इगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब है जब भी बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो उसे ये दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं, मगर ये वर्ड्स जीन पियाजे ने यूज किए हैं या लेव वाइगोट्स्की ने यूज किए हैं, ये हमें देखना है। जीन पियाजे की जो भी थ्योरी है, जीन पियाजे ने बच्चे जब भी इमैच्योर स्टेट में होते हैं तो जब भी वो अपने आप से बात करते हैं तो जीन पियाजे ने इसे इगोसेंट्रिक स्पीच इस टर्म का यूज किया है। और लेव वाइगोट्स्की ने बच्चों का अपने आप से बात करने के क्रिया को प्राइवेट स्पीच ऐसा प्राइवेट स्पीच इस टर्म का यूज किया है। जीन पियाजे के हिसाब से इगोसेंट्रिक स्पीच इज द साइन ऑफ कॉग्निटिव इमैच्योरिटी। बच्चों को कॉग्निटिव इमैच्योरिटी इसका मतलब उनका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट तब तक नहीं होती, इसलिए इगोसेंट्रिक स्पीच इज द साइन ऑफ कॉग्निटिव immaturity, and Lev Vygotsky believes that this private speech is effective in self regulation. प्राइवेट स्पीच बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन में मदद करता है। प्राइवेट स्किल बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में भी मदद करता है। इस तरह जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की दोनों ने इगोसेंट्रिक स्पीच और प्राइवेट स्पीच का मतलब और इंटरप्रिटेशन अलग दिया है, मगर दोनों का मतलब एक है कि बच्चों का अपने आप से बात करना, इसलिए सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग does not involve universal design of learning, that is UDL। इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं है? प्रैक्टिस फॉर्म्स ऑफ लेबलिंग, प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स ऑफ लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर, दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। बच्चों का अगर कैटेगराइजेशन करना, उनको लेबल करना, ये अच्छा है, ये अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, तो ये यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग में नहीं आता। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statement about Lawrence Kohlberg theory is correct? It takes into account effect of culture and gender of moral reasoning. It does not specify exact stages for progression of moral development in children. It is based on the study done through experimental methods. It presents conflicting situation to children. लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो भी थ्योरी प्रस्तुत की हुई है उस थ्योरी में उन्होंने अपने थ्योरी का नाम मॉरल डेवलपमेंट बताया है, और मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में जेंडर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। उन्होंने अपनी जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें स्टेजेस दिए हुए हैं, सो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी में। It presents conflicting situations to children. So this is the right option. Lawrence Kohlberg presents conflicting situation to children. ये बच्चों की दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। Assertion A. Each child finds opportunity to play, experiment and discover their world. हर बच्चा अपने लिए खेलने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वर्ल्ड को डिस्कवर करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। सो दिस इज राइट ऑप्शन। चाइल्डहुड इज यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट, ये गलत है। चाइल्डहुड है यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है। चाइल्डहुड इज सोशल कंस्ट्रक्ट। So R is the false. First option is correct. First is right. That means fourth option is correct. A is true. R is false. Which of the following is an example of question that promote analytical thinking? इनमें से कौन सा क्वेश्चन चिल्ड्रन की एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है? हु वाज लीडर ऑफ जर्मनी
ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनालिटिकल नहीं है। इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच कंट्रीज वेयर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये भी फैक्चुअल है। विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड का आउटब्रेक हुआ है? सो इसे बच्चों को अपनी विचार प्रक्रिया डेवलप करनी पड़ेगी। Which while engaging students who are visually challenged, teacher should use dash dash, which dash dash, विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइस आर एन ऑडिटरी सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम का तो कोई यूज नहीं है क्योंकि बच्चे विजुअली चैलेंज्ड है। Braille is a tactile system. Tactile system is touch system. Braille is the touch system. So teacher should use this. Second option is the correct option. Braille एक स्पर्श प्रणाली. You are a teacher who wants to encourage your students to think critically and creatively. टीचर को अपने बच्चों को critically and creatively develop करना है. Which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking? कौन सी स्ट्रैटेजी बच्चों को क्रिटिकली और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होने के लिए सहाय करेगी? लेक्चरिंग ऑन टॉपिक एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद डिटेल नोट्स, ये नहीं होगा। असाइनिंग अ प्रोजेक्ट इन विच स्टूडेंट्स मस्ट मेमोराइज, मेमोराइज नहीं आएगा। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पर बच्चों की विचार प्रक्रिया विकसित होती है। टू कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशंस, वो अपना खुद का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड वन, which of the following is an example of assessment of students learning? बच्चों को लर्निंग के लिए असेसमेंट देनी है। असेसमेंट से पहले टीचर को देखना है बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो इनमें से कौन से एग्जाम्पल सही है? अ रुब्रिक गिवन टू स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, आउटलाइनिंग व्हाट दे नीड टू डू अचीव सर्टन ग्रेड, इससे तो पता नहीं चलेगा। फाइनल एग्जाम दैट कवर्स ऑल मटेरियल लर्न थ्रू आउट द टर्म, इससे भी पता नहीं चलेगा। अ क्विज and brainstorming at the beginning of the class to check for prior knowledge. This is the correct option. टीचर को क्या करना चाहिए? अगर क्विज लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लिया, तो टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चों का प्रायर नॉलेज क्या है, प्रीवियस नॉलेज क्या है। इसलिए थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। Assertion A. As compared to boys, girls have innate tendency to be affected more by social and cultural factors. हमें ये assertion क्या बताता है कि गर्ल्स को यानी लड़कियों को ये इनबॉर्न टेंडेंसी है कि वो सोशल और कल्चरल फैक्टर से ज्यादा प्रभावित हो जाती है। दिस इज द करेक्ट assertion A is correct. गर्ल्स रीजन क्या बताता है? गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर। गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर, इसके लिए कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है या कोई साइंटिफिक ऐसा प्रिंसिपल भी नहीं है। सो इसलिए रीजन आर इज फॉल्स। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। Assertion A. 12-year Amana gets scared every time the teacher asks her to answer to solve the maths problem on the blackboard because she fears that teacher will scold her and she would be embarrassed. Assertion A क्या बताता है हमें? 12-year अमाना को ये डर रहता है कि टीचर उसे बुलाएंगे और उसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे या उसे मैथ्स का प्रॉब्लम बोर्ड पर सॉल्व करने के लिए बताएंगे। अगर वो नहीं कर पाई तो वो अपने आप को लज्जित महसूस करेंगी बाकी बच्चों के सामने। ये तो सही है। रीजन क्या है? स्टूडेंट्स फील अनसेफ एंड एंशियस, देयर लर्निंग इज एडवर्सली अफेक्टेड। जब भी बच्चे असुरक्षित होते हैं, चिंतित होते हैं, तब उनके लर्निंग पर असर होता है। तो रीजन आर इज करेक्ट।
but it is not correct explanation of assertion A. Both are correct, but R is not correct assertion of A. So third is the correct option. A teacher wants to enable meaningful and analytical learning in her class. टीचर को क्या करना है? बच्चों को मीनिंगफुल और एनालिटिकल लर्निंग विकसित करना है, एनेबल करना है, by providing opportunities for students to connect their prior knowledge to new concept. उनका जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसे न्यू कंसेप्ट से कनेक्ट करना है. Which of the following teaching strategies would be more effective? कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी बच्चों का जो भी प्रीवियस नॉलेज है वो न्यू नॉलेज से कनेक्ट करेगी? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू कंप्लीट द टास्क रिलेटेड टू न्यू मटेरियल, इससे तो कनेक्ट नहीं होगा. लेक्चरिंग ऑन न्यू मटेरियल एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ लिस्ट ऑफ की टर्म्स टू मेमोराइज, इससे भी कनेक्ट नहीं होगा. असाइन स्टूडेंट्स टू रीड टेक्स्ट बुक, बच्चों को टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए असाइन करना, इससे भी नहीं होगा. आस्क स्टूडेंट्स to share their own experiences related to new material and then connect them to the topic. So this is the करेक्ट आंसर. ये सही ऑप्शन है. बच्चों को क्या करना चाहिए? टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों को उनके जो भी अपने खुद के एक्सपीरियंस है, अपने स्वयं के जो भी अनुभव है, उन एक्सपीरियंस को न्यू मटेरियल से जुड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बताना चाहिए. इसलिए उनका प्रीवियस नॉलेज और नया नॉलेज ये एक दूसरे से कनेक्ट होगा. सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. इन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी शिक्षा, टीचर को क्या करना चाहिए? ट्राइज टू एनकरेज चिल्ड्रन टू डू बेटर बाय प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. समावेशी शिक्षा में केवल अगर टीचर ने बच्चों को एनकरेज करने का प्रयास किया तो सभी बच्चे तो एनकरेज नहीं होंगे. आइडेंटिफाइज डेफिसिट्स, बच्चों के डेफिसिट आइडेंटिफाई करने से भी सभी बच्चों का कक्षा में समावेश नहीं होगा. सिग्रीगेट चिल्ड्रन, अगर बच्चों को सिग्रीगेट किया तो काफी बच्चे दूर रह जाएंगे. मॉडिफाइज द करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज टू सूट वेरिड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन. जो भी बच्चों की आवश्यकताएं हैं, विशेष बच्चों की जो भी आवश्यकताएं हैं, बाकी बच्चों की भी जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टीचर को करिकुलम और पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करनी चाहिए. सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. इस तरह हमने जो भी दिसंबर 24 का पेपर सेकंड का सीडीपी का 30 PYQs है, इन 30 PYQs के बारे में अभी सीखा है. आप इस 30 क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए. अगले वीडियो में हम फिर से नई क्वेश्चन पेपर लेकर सीडीपी के जो भी 30 PYQs है उसके बारे में चर्चा करेंगे. तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर ये वीडियो आपकी सहायता करता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.